Hello everyone and I welcome you all to my channel Career Glow. And Career Glow is always happy to help you in your competitive exams. So as you already know that कि हम लोग DSSB का 2022 के लिए PRT स्पेशल सीरीज़ लेकर आए थे, आप लोग ये ऑलरेडी जानते हो। साथ में हम लोग MWF में सेशंस को लेकर आते हैं। आज की क्लास है क्लास 4। अगर आपने इससे पहले 3 क्लासेस बाकी नहीं देखी तो आप देख लीजिए, क्योंकि वो आपका फाउंडेशन सेट करेंगी, विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहाँ पे टीचिंग जो टीचिंग एग्जामिनेशंस होते हैं, जहाँ पे साइकोलॉजी मेनली पूछा जाता है, तो आपको उसके लिए ये प्रॉपर तरीके से लेसन हेल्प करेगा। केवी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी साइकोलॉजी पूछी जाती है, तो उसमें भी हेल्प करेगा। सीटेट में जो आपका CDP का सेक्शन होता है, ये आपको उसमें भी हेल्प करेगा। और आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। इससे पहले हम लोग साइकोलॉजी का डेफिनेशन देख चुके हैं, वो भी बहुत अच्छे तरीके से हमने देखा। साइकोलॉजी कैसा डिसिप्लिन है वो हमने देखा, और FMRI और EEG को भी हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। इसके क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। बट अभी हम देखते हैं क्लास 4, जिसमें हम स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी पढ़ेंगे कि साइकोलॉजी के कौन कौन से स्कूल्स हैं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ओके, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में, कि साइकोलॉजी के कितने स्कूल्स हैं। स्कूल का मतलब होता है स्कूल ऑफ थॉट, यानी कि साइकोलॉजी के अंदर अलग अलग साइकोलॉजिस्ट होते होंगे। तो वो जो अलग साइकोलॉजिस्ट है वो कौन से स्कूल से बिलोंग करते हैं। स्कूल मतलब कोई लिटरल सेंस में यहाँ पे कोई स्कूल का मतलब नहीं है, बट स्कूल का मतलब है कि कौन से थॉट से बिलोंग करते हैं, उनका क्या सोचने का तरीका है, या वो किस फील्ड से या किस स्कूल से बिलोंग करते हैं, ये है। और इसी को हम कह देते हैं एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी, कि साइकोलॉजी का इवोल्यूशन कैसे हुआ। रिवाइज हम सारी चीज़ों का, जितनी भी क्लासेस हुई हैं उन सब का बाद में करेंगे, बट अभी हम स्कूल ऑफ साइकोलॉजी को पढ़ लेते हैं। कि सबसे पहला जो स्कूल ऑफ थॉट आया था, यानी कि साइकोलॉजी में जो साइकोलॉजिस्ट थे वो जिस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते थे, या सबसे पहले जो आया उसे हम स्ट्रक्चरलिस्ट कहते हैं, जो मोर फोकस करते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर। अब कौन से स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करते हैं तो ये समझ लेते हैं। अब यहाँ लिखा है द फॉर्मल बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, यानी कि मॉडर्न साइकोलॉजी हमने क्या पढ़ा था डेफिनेशनल लेवल पे। हमने पढ़ा था कि साइकोलॉजी जो है वो क्या है, एक साइंस है। तो साइकोलॉजी इज़ अ साइंस विच स्टडीज़ या विच डील्स विद, किसके साथ डील करती है, तो हमारे बिहेवियर के उस पर डील करती है, बिहेवियर पर डील करती है। और उसके साथ साथ जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, जैसे हमारे मेंटल प्रोसेसेस हैं, हमारे बिहेवियर हैं, और हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं उसके ऊपर उससे डील करती है, जो मॉडर्न साइकोलॉजी है, यानी कि जो साइंस के बेसिस पे चलती है। तो इसलिए वैसे कहा जाए तो जो मॉडर्न साइकोलॉजी है, यानी कि जिसमें हम साइकोलॉजी को एज अ साइंस कह रहे हैं, उसकी शुरुआत कब हुई थी, 1879 में, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि 1879 में फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी का शुरुआत हुआ था। जो किसने किया था, विलियम वुंट ने किया था। ये हम पहले की क्लासेस में देख चुके हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि जो लेबोरेटरी थी जो एक्सपेरिमेंट करती है लोगों के ऊपर, या जो मतलब एक्सपेरिमेंट करती है इन द सेंस के जिसने एक लेबोरेटरी बनाई सो दैट हम लोगों के बिहेवियर को, या उनको मतलब बिहेवियर को तो नहीं बट उनको जज कर सकें, उनको समझ सकें, तो उसके लिए लेबोरेटरी बनाई गई, जो कि कहाँ बनाई थी, लिप्जिग जर्मनी में। तो इनके काम करने का तरीका जो था वो अलग था। विलियम वुंट के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था। वो कहते हैं, और वो इस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं जिसे हम स्ट्रक्चरलिस्ट कहते हैं। वो स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करते हैं कि माइंड का स्ट्रक्चर कैसा है। अब वो क्या बोलते हैं, वो ये कहते हैं कि वुंट वॉज इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस एंड वॉन्टेड टू एनालाइज द कॉन्स्टिट्यूएंट्स और द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द माइंड। तो जिस चीज़ से मैंने अंडरलाइन किया हुआ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो विलियम वुंट हैं वो किसके ऊपर फोकस करते हैं, माइंड के बिल्डिंग ब्लॉक्स, यानी कि माइंड को किसने कैसे बनाया है, मतलब माइंड जो है वो बना कैसे है, उसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है। So Wundt was interested in the study of conscious experience and wanted to analyze the constituents or the building block of the mind. तो जो वुंट है वो क्या कोशिश करते हैं जानने की कि माइंड बना कैसे है, उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं। तो जैसे एक वॉल है, एक दीवार है, तो दीवार बहुत सारे ब्रिक्स को लगा लगा करके बनती है। तो उस वॉल का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, उस वॉल का बिल्डिंग ब्लॉक है उसके ईंटें, उसकी जो ब्रिक्स हैं। सिमिलरली ये माइंड बना कैसे है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो मोर और लेस जो आपके विलियम वुंट हैं जो किसके ऊपर फोकस करते हैं, एक तो वो स्ट्रक्चरलिस्ट है,
ठीक है। उनका अप्रोच स्ट्रक्चरलिस्ट है, वो स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करते हैं। यहाँ पे लिखा है फोकस ऑन स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, कि माइंड का स्ट्रक्चर कैसे है, माइंड बना कैसे है। नाउ साइकोलॉजिस्ट ड्यूरिंग वुंड्स टाइम, अब वुंड के टाइम के जितने भी साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने एनालाइज किया द स्ट्रक्चर ऑफ माइंड थ्रू इंट्रोस्पेक्शन एंड देयरफॉर वर कॉल्ड स्ट्रक्चरलिस्ट। इन्होंने ना एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब है अपने अंदर झांक के देखना कि आप क्या हैं, आप कैसा महसूस करते हैं, तो उसे हम इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। मीन्स टू इंट्रोस्पेक्ट समथिंग, अपने अंदर का जो है वो आप उसको इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। इसको हम एक पिक्चर के थ्रू देखते हैं। यहाँ पर है इंट्रोस्पेक्शन, ये एक पिक्चर है। इसमें क्या है कि जो लड़की है ये अपने आप को देख रही है। इसका मतलब है कि ये रो रही है, या ये जो भी ये गुस्सा है, या ये हंस रही है, या ये बहुत वरिड है, ये अपने आप को देख रही है। इसका मतलब होता है अपना खुद का अंतः अवलोकन करना, अपना खुद का अवलोकन करना कि आप क्या हैं, आप कैसे हैं, आपको किस चीज़ से खुशी मिलती है, किस चीज़ से आपको दुख मिलता है। तो इसे आप इंट्रोस्पेक्ट कहते हैं, कि आप खुद से समझने की कोशिश करो। तो ये इंट्रोस्पेक्शन है, यानी कि खुद के अंदर झांक के देखना, खुद के अंदर झांक के देखना, उसे इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसको हम दोबारा से पढ़ते हैं कि जो मॉडर्न साइकोलॉजी है, जिसे हम साइंस कह रहे हैं, क्योंकि साइकोलॉजी क्या है, साइंस ही है। सो साइकोलॉजी की शुरुआत, मॉडर्न साइकोलॉजी की शुरुआत कब हुई? 1879 में, जब विलियम वुंट ने लिप्जिग जर्मनी में एक लेबोरेटरी बनाई, जिसे हम एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी कहते हैं। और साथ ही साथ जो विलियम वुंट हैं वो फादर हैं एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के फादर कौन है? तो वो विलियम वुंट हैं। अब वुंट जो थे वो ही स्ट्रक्चरलिस्ट हैं सबसे पहले, मतलब जो भी आप कह लो स्ट्रक्चरलिस्ट हैं। और वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे ये जानने के लिए कॉन्शियस एक्सपीरियंस। कॉन्शियस का मतलब है कि हम इंट्रोस्पेक्ट कब करेंगे अपने आप को? जब हम जगे होंगे। जब हम सो रहे होंगे तब हम अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट तो नहीं करेंगे। तो जब हम जगे हुए होंगे, कॉन्शियस होंगे, तो हम अपने एक्सपीरियंसेस को, कॉन्शियस एक्सपीरियंस एंड वांटेड टू एनालाइज कि बिल्डिंग ब्लॉक क्या है। ठीक है, तो आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करो कब? और इंट्रोस्पेक्ट हम तब करेंगे जब हम कॉन्शियस होंगे। सो वही लिखा है साइकोलॉजिस्ट ड्यूरिंग वुंड्स टाइम एनालाइज। तो जो वुंड के टाइम के जितने भी साइकोलॉजिस्ट थे, या वुंड खुद भी माइंड के स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करते हैं। और ये होगा कैसे? इंट्रोस्पेक्ट करके। और इसलिए इनको स्ट्रक्चरलिस्ट कहा जाता है। मीन्स व्हाट? जो स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करते हैं कि माइंड का स्ट्रक्चर बना कैसा है, या माइंड का स्ट्रक्चर है कैसा। तो इस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं कि माइंड कैसे कैसे बिल्डिंग ब्लॉक से बना है। अब इंट्रोस्पेक्शन को और थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है इंट्रोस्पेक्शन वॉज अ प्रोसीजर in which individuals or subjects in psychological experiment were asked to describe in detail their own mental processes or experiences. So introspection एक ऐसा मेथड है जिसमें एक इंडिविजुअल को या एक सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट आप तब इस्तेमाल करोगे, यहाँ पे सब्जेक्ट का कोई लिटरल सेंस नहीं है कि इंग्लिश या हिंदी ये वाला सब्जेक्ट, ऐसा नहीं है। ना ही ये सब्जेक्ट प्रजा के रूप में यहाँ पे यूज़ हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कोई राजा महाराजा का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। एक्चुअली जो सब्जेक्ट है वो कौन है? जिसके ऊपर आप स्टडी कर रहे हो, जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो। तो आप किसी इंडिविजुअल से बोलो इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए। और इंट्रोस्पेक्शन एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है जिसमें एक इंडिविजुअल से कहा जाता है कि अपने आप को डिस्क्राइब करो कि आप कैसे इंसान हो। ठीक है, किन चीज़ों से आपको गुस्सा आता है, किन चीज़ों से आपको प्लेजर मिलता है, खुशी मिलती है, आप अपने आप को डिस्क्राइब करो। देयर ओन मेंटल प्रोसेस, आपका दिमाग का जो भी मेंटल प्रोसेस है, या फिर आपके जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, आप वो शेयर करो। तो सिंपली हम सामने वाले से कहते हैं कि तुम अपने बारे में हमको बताओ, और वो अपने बारे में हमको बताएगा कैसे? जब वो कॉन्शियस होगा, जब वो उठा होगा, और उठने के बाद उसने अपने आप को एनालाइज किया होगा, मीन्स इंट्रोस्पेक्ट किया होगा कि मैं एक्चुअली व्यक्ति हूँ कैसा। तो वही है अंतः अवलोकन, मतलब अपना खुद का अवलोकन करना। और यहाँ पे लिखा है क्या? इंट्रोस्पेक्शन इज़ टू नो योर सेल्फ, अपने आप को जानना विदाउट एनी मास्क। राइट। सो ये देखो, हम लोगों के लिए ना बहुत सारे मार्क्स लगा के रखते हैं। मार्क्स इन द सेंस कि हम दूसरों के सामने अच्छा बनने की कोशिश करेंगे, या जैसे हैं वैसे अपने आप को प्रेजेंट नहीं करेंगे। तो एक ऊपर का मास्क होता है, फिर एक और मास्क होता है जो हम अपने फैमिली वालों को दिखाते हैं, फिर एक और मास्क होता है जो हम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं, फिर एक मास्क होता है जो हम खुद के साथ जैसे होते हैं, वो मास्क है। तो आपको ये सारे मार्क्स को हटाना पड़ेगा और फिर बताना पड़ेगा कि आप कैसे व्यक्ति हो, उसे हम इंट्रोस्पेक्शन कहेंगे। सो बेसिकली इंट्रोस्पेक्शन क्या है? जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप अपने बारे में खुद बताइए कि आप एक्चुअली क्या हैं, आपके क्या एक्सपीरियंसेस हैं। लेकिन इंट्रोस्पेक्शन ना बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है, मतलब ये मेथड ना सेटिस्फाई नहीं करता। कैसे?
हाउएवर इंट्रोस्पेक्शन एज अ मेथड डिड नॉट सेटिस्फाई मेनी अदर साइकोलॉजिस्ट। जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं उनको इंट्रोस्पेक्शन का मेथड पसंद नहीं आता या वो सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि सामने वाला अपने बारे में गलत इन्फॉर्मेशन भी तो दे सकता है। वो इंट्रोस्पेक्ट कर रहा है तो वो अपने आप को हो सकता है ऐसा सोच ले कि मैं तो अच्छा ही हूँ, हमेशा से मैं तो लोगों का भला ही करता हूँ। तो कहने का मतलब है कि इंट्रोस्पेक्शन हमेशा सही नहीं होता है, या आप इसको एक तरीके से मेजर नहीं कर सकते, राइट। सो यहाँ लिखा वेरीफाई नहीं कर सकते। यहाँ लिखा इट वॉज ऑब्जर्व्ड लेस साइंटिफिक बिकॉज, ये आज लेस साइंटिफिक है, बिकॉज द इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट्स कुड नॉट बी वेरीफाइड बाय आउटसाइड ऑब्जर्वर। क्योंकि जो सामने वाला ऑब्जर्वर है वो आपकी इस चीज़ को वेरीफाई नहीं कर सकता कि आप असल ज़िंदगी में कैसे हैं। दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू पर्सपेक्टिव इन साइकोलॉजी, और इसकी वजह से साइकोलॉजी में एक नया पर्सपेक्टिव सामने आया जिसको हम कहते हैं फंक्शनलिस्ट। तो हम फंक्शनलिज्म भी पढ़ेंगे, बट उससे पहले हमें स्ट्रक्चरलिज्म को समझना पड़ेगा सिंपली पॉइंट्स में, कि स्ट्रक्चरलिस्ट या स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर हम स्ट्रक्चर, माइंड का जो स्ट्रक्चर है उसको समझते हैं कि माइंड का स्ट्रक्चर कैसा है, उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स कैसे हैं, वो किस तरीके से बना है, कौन कौन से बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, मतलब किस तरीके से माइंड बना है। और आप सामने वाले को इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए कह सकते हैं, अगर अपने बारे में उसको जानना है, अपने मन के बारे में उसे जानना है, तो आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, सारे मुखौटे, सारे मार्क्स को हटाइए और फिर अपने आप को डिफाइन कीजिए, डिस्क्राइब कीजिए कि आप एक्चुअली कैसे हैं, आपके क्या एक्सपीरियंस रहे हैं। तो इसे इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं, विदाउट एनी मखौटा, यानी कि बिना किसी मास्क के आप सामने वाले के सामने आ गए हैं, अपने बारे में सब कुछ बता रहे हैं, तो उसे इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। लेकिन ये मेथड बहुत ही लिमिटेड है, या ये मेथड सारे साइकोलॉजिस्ट को पसंद नहीं आता। क्यों पसंद नहीं आता? क्योंकि इसमें वेरीफाई नहीं कर सकते आप, जो सामने वाला है वो आपको वेरीफाई नहीं कर सकता, इसलिए। अब हम चलते हैं फंक्शनलिज्म के ऊपर। तो क्या है ये फंक्शनलिस्ट अप्रोच? तो यहाँ लिखा है, एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है विलियम जेम्स। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फंक्शनलिस्ट अप्रोच से ही वास्तव रखते हैं, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, वाकिफ़ रखते हैं। ये यहीं से ही है, फंक्शनलिस्ट को ही मानते हैं कि, मतलब फंक्शनलिज्म को ऐसे मानते हैं कि माइंड के स्ट्रक्चर को मत पढ़ो कि माइंड का क्या स्ट्रक्चर है या माइंड कैसे बना है, तुम ये देखो कि माइंड करता क्या है, उसका फंक्शन क्या है। तो इसलिए इनको फंक्शनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट के अंदर रखा गया है। सो यहाँ लिखा है कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे विलियम जेम्स, हु हैड सेट अप साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी इन कैम्ब्रिज। तो उन्होंने कैम्ब्रिज मैसेच्यूसेट्स में एक लेबोरेटरी को बनाया। सून आफ्टर दी सेटिंग अप ऑफ लिप्जिग लेबोरेटरी, जब लिप्जिग लेबोरेटरी बनी उसी के तुरंत बाद, उसके कुछ टाइम बाद, इन्होंने कैम्ब्रिज में एक साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी को स्टैब्लिश किया, डेवलप्ड व्हाट वाज कॉल्ड अ फंक्शनलिस्ट अप्रोच, और इन्होंने ही बनाई फंक्शनलिस्ट अप्रोच। तो इस स्कूल ऑफ थॉट के जो जनक हैं या फाउंडर आप कह लो, वो कौन है? विलियम जेम्स हैं। और स्ट्रक्चरलिस्ट के कौन है? विलियम वुंट है। तो दो क्वेश्चन तो बड़े आराम से हो गए कि स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ थॉट के, स्ट्रक्चरलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट के जो फाउंडर है वो कौन है, या किसने इसको एस्टैब्लिश किया? तो विलियम वुंट ने किया था। और जो विलियम जेम्स है उन्होंने फंक्शनलिस्ट को, ये फंक्शनलिस्ट अप्रोच को उन्होंने बनाया या डेवलप किया। टू द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड, किस लिए? माइंड को स्टडी करने के लिए। देखो, स्ट्रक्चरलिस्ट भी माइंड को स्टडी कर रहे हैं, लेकिन वो माइंड के स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं कि माइंड का स्ट्रक्चर कैसा है। लेकिन जो फंक्शनलिस्ट है वो ये देखेंगे कि माइंड फंक्शन कैसे करता है, राइट। सो विलियम जेम्स बिलीव्ड दैट इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, मतलब माइंड के स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करने से बेहतर है साइकोलॉजी शुड इंस्टेड स्टडी द माइंड, व्हाट द माइंड डज, कि माइंड कर क्या क्या सकता है, माइंड करता क्या है, उसके फंक्शन क्या हैं, एंड हाउ बिहेवियर फंक्शंस इन मेकिंग पीपल डील विद द एनवायरनमेंट, और लोग कैसा बिहेव करते हैं अपने एनवायरनमेंट से डील करने के लिए। According to William James, consciousness as an ongoing stream of mental process interacting with the environment form the core of psychology. तो विलियम जेम्स जो है वो यही कहते हैं कि आपके अंदर की जो कॉन्शियसनेस है, तो आप ये देखो कि वो कॉन्शियसनेस काम कैसे कर रही है, वो फंक्शन कैसे कर रही है, आपके इन्वायरमेंट के साथ डील कैसे कर रही है, कैसे इंटरेक्ट कर रही है। और एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल थिंकर हैं, यहाँ पे लिखा है अ वेरी इन्फ्लुएंशियल एजुकेशनल थिंकर ऑफ द टाइम, जॉन डुई कह सकते हो आप, यूज्ड फंक्शनलिज्म टू आर्ग्यू दैट ह्यूमन बीइंग सीक टू फंक्शन इफेक्टिवली बाय अडेप्टिंग टू देयर एनवायरनमेंट। तो बेसिकली फंक्शनलिज्म का मतलब क्या है कि ह्यूमन बींग्स कैसे फंक्शन करते हैं और किस तरीके से अपने एनवायरनमेंट को इफेक्टिवली अडाप्ट करते हैं। बेसिकली आपको यही समझना है कि फंक्शनलिस्ट जो हैं वो फोकस करते हैं फंक्शनलिज्म के ऊपर कि माइंड कैसे काम करता है, कैसे फंक्शन करता है, राइट, रादर देन उसके स्ट्रक्चर को समझना, राइट। और एक और चीज़ है कि फंक्शनलिस्ट जो अप्रोच थी वो काउंटर में आई थी किसके?
स्ट्रक्चरलिस्ट के, यानी कि स्ट्रक्चरलिज्म को काउंटर करने के लिए फंक्शनलिज्म अप्रोच आया। मतलब स्ट्रक्चरलिज्म को बताने के लिए कि भाई स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस मत करो, माइंड का जो काम है उसके ऊपर फोकस करो कि वो फंक्शन कैसे करता है। तो ये उसके काउंटर में आई थी। तो यही है ये दो हमारे पास स्कूल ऑफ थॉट। अभी और भी ज़्यादा स्कूल ऑफ थॉट है, लेकिन सबसे पहले स्ट्रक्चरलिस्ट जो स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करते हैं, बस इतना याद रखना है। विलियम वुंट इनके संस्थापक कह लो या इसके एस्टैब्लिशर या डेवलप जिन्होंने किया है वो विलियम वुंट है। इन्होंने एक लेबोरेटरी भी बनाई थी जिसको जो कहाँ पर है, लिप्जिग जर्मनी। और इन्हीं को ही फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट या ये भी कहा जाता है। ये माइंड के ऊपर फोकस करते हैं और इनका एक मेथड है इंट्रोस्पेक्शन, कि अपने आप को अवलोकन करो, अपने आप को देखो अंदर से। उसके बाद जो फंक्शनलिस्ट है वो फंक्शन के ऊपर फोकस करते हैं कि माइंड कैसे काम करता है। फिर आगे चलते हैं और पढ़ते हैं गेस्टॉल्ट। गेस्टॉल्टिज्म या गेस्टॉल्टवाद क्या है। ओके, तो अब नेक्स्ट है गेस्टॉल्ट। तो यहाँ पे लिखा है, यानी कि सबसे पहले आपका स्ट्रक्चरलिज्म अप्रोच आया जो स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करता है माइंड के, बस उसमें विलियम वुंट हैं। उसके बाद फंक्शनलिज्म आया जो कि स्ट्रक्चरलिज्म के काउंटर में आया था। स्ट्रक्चरलिज्म के को काउंटर करने के लिए फंक्शनलिज्म आया कि स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करने से बेहतर है कि आप उसके फंक्शन के ऊपर फोकस करें। साथ साथ वुंट के स्ट्रक्चरलिज्म को एक और पर्सपेक्टिव ने क्या किया, काउंटर करने के लिए कह लो, या एक नया पर्सपेक्टिव आया। इन द अर्ली 20th सेंचुरी अ न्यू पर्सपेक्टिव कॉल्ड गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार आते हैं इसमें। तो इन द अर्ली 20th सेंचुरी अ न्यू पर्सपेक्टिव कॉल्ड गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी एमर्ज इन जर्मनी। तो जर्मनी में गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी जो है वो न्यू पर्सपेक्टिव आया एज अ रिएक्शन टू द स्ट्रक्चरलिज्म ऑफ वुंट। किसके रिएक्शन में, स्ट्रक्चरलिज्म के, क्योंकि स्ट्रक्चरलिज्म हमेशा माइंड के स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करता है कि माइंड बना कैसा है, उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं, इन सब पे फोकस करता है। जबकि जो आपका गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी है वो किसके ऊपर फोकस करता है, इट फोकस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ परसेप्चुअल एक्सपीरियंस। एंड परसेप्चुअल का मतलब होता है कि आप चीज़ों को कैसे परसीव करते हो, कैसे समझते हो चीज़ों को। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक फ़ोटो है, इधर एक फ़ोटो है, यहाँ पर इस फोटो को अगर हम देखें तो हमें लग रहा है कि ये ग्लास है। ये एक ग्लास है जिसके अंदर कुछ पानी या फिर मान लो कि कुछ भी है, मतलब कोई भी पेय पदार्थ है या कुछ है। तो ये ग्लास है जो बड़ा ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया हुआ है। ठीक है, ऐसा हमें यहाँ पे लग रहा है। तो जैसे अगर हम सिर्फ इस चीज़ को देखें तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये एक ग्लास टाइप है, इसके अंदर कुछ अंदर लिक्विड होगा। लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से देखें तो यहाँ पर हमें आदमी के चेहरे दिखाई दे रहे हैं कि ये तो दो जो आदमी हैं, जो दो लोग हैं, वो आमने सामने खड़े हैं। तो कहने का मतलब है कि आप चीज़ों को कैसे परसीव करते हो। तो आप दोनों तरीके से समझ के देखो, इन चेहरों को हटा के देखो कि आपको अब क्या समझ में आ रहा है कि ये जस्ट एक ग्लास जैसा कुछ है। लेकिन जैसे ही आपने इसको एज अ होल परसीव किया, आप इसको एज अ होल देखने लगे, तो आपने देखा कि नहीं, ये जो हम देख रहे थे फ़ोटो, ये तो वैसी बिल्कुल नहीं है। तो आपने क्या परसीव किया, आपने क्या समझा, आपका क्या परसेप्चुअल है, आपका कैसा परसेप्चुअल एक्सपीरियंस है, ये इसकी बात करता है। सो यहाँ पे लिखा है इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द कंपोनेंट ऑफ माइंड, कि माइंड कैसे बना है इसको देखना छोड़ो। गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट आर्ग्यू दैट व्हेन वी लुक एट द वर्ल्ड, जब हम अपने वर्ल्ड को देखते हैं या जब हम दुनिया को देखते हैं, आर परसेप्चुअल एक्सपीरियंस इज मोर देन द सम ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द परसेप्शन। ये चीज़ अभी ऐसे समझ में नहीं आएगी। यहाँ पे लिखा है हमारे जो परसेप्चुअल एक्सपीरियंस होते हैं वो मोर देन ए एलिमेंट के, मतलब हम चीज़ों को ना एज अ होल देखें, हम चीज़ों को एज अ होल देखें, उसके छोटे छोटे पार्ट्स ना देखें। जैसे मान लो कि ये फ़ैन है, तो फ़ैन का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, फ़ैन का ही एग्जाम्पल बार बार लिया जाता है कि आप फ़ैन को देखो, एक पूरे फ़ैन को देखो आप, ये नहीं कि आप उसकी सिर्फ पंखुड़ी देख रहे हो, ऐसा नहीं होता ना, हम पूरे फ़ैन को देखते हैं। तो आप पूरे एक चीज़ को ऑब्जर्व करो, एज अ होल चीज़ों को ऑब्जर्व करो। एक्सपीरियंस इज़ होलिस्टिक, इट इज़ गेस्टॉल्ट। तो जहाँ पे एक्सपीरियंस आपका होलिस्टिक है या जहाँ पे चीज़ों को एज अ होल में देखने की बात हो रही है, पूरा का पूरा देखने की बात हो रही है, वो आपका गेस्टॉल्टिज्म है। अब यहाँ लिखा है द होल इज़ ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। ये बहुत ही ऐसी चीज़ है कि मतलब पार्ट्स इम्पॉर्टेंट हैं लेकिन पार्ट्स उतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, क्योंकि पार्ट्स से मिलकर के वो पूरी चीज़ बनी हुई है। तो ये होल की बात करता है, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एक लाइन है बहुत ही सरल शब्दों में, यूज टू से, यानी कि ये जो लाइन है ये क्या कह रही है, द होल इज़ ग्रेटर, यानी कि होल जो है पूरा का पूरा जो चीज़ है वो ज़्यादा है
देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, यानी कि उसके पार्ट्स को आप सम करके देख लो, जो भी उसके पार्ट्स है उसको आप जमा करके देखो, उसको आप प्लस करके देखो, उससे कहीं ज़्यादा, होल से कहीं ज़्यादा ही होगा, मतलब एज अ होल से भी कहीं ज़्यादा होगा। तो इसको कैसे समझेंगे हम? तो ये कह रहे हैं यूज टू से दैट समथिंग इज़ बेटर और मोर इफेक्टिव एज अ टीम, कि मतलब चीज़ ना, मतलब अगर कोई चीज़ यूनाइटेड मैनर में हो तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है, या कॉम्बिनेशन में हो, देन वुड बी एक्सपेक्टेड व्हेन लुकिंग एट द डिफरेंट पार्ट्स दैट फॉर्म इट। मतलब उसके अलग अलग पार्ट्स को मत देखो, टीम के डिफरेंट डिफरेंट प्लेयर्स को मत देखो, आप पूरी टीम को देखो, राइट। सो आप पंखे के सिर्फ जो उसकी पंखुड़ियाँ होती हैं उसको मत देखो, आप पंखा एज अ होल देखो, पूरे पंखे को देखो। सिमिलरली आप इस पिक्चर में आप सिर्फ इस ग्लास को ही मत देखो, या अगर आप इन चेहरों को देख रहे हो तो सिर्फ इन चेहरों को मत देखो, इस ग्लास को भी देखो। तो पिक्चर को एज अ होल देखो। और दूसरी बात यह है कि हम ना चीज़ों को अलग अलग तरह से परसीव करते हैं। कोई मतलब किसी ने पहली नज़र में इसको, किसी ने सिर्फ ग्लास देखा होगा कि ये तो बस ग्लास की फ़ोटो है, हो सकता है किसी ने पहली नज़र में दो चेहरे देख लिए हों। तो आप अलग अलग चीज़ों को परसीव करते हो, यही गेस्टोल्टिज्म है। फिर आता है बिहेवियरिज्म, ये एक नया स्कूल ऑफ थॉट है। बिहेवियरिज्म हमेशा फोकस करता है कि स्ट्रक्चर को छोड़ो, जो आपके माइंड का स्ट्रक्चर है उसे छोड़ो, जैसे स्ट्रक्चरलिस्ट पढ़ते हैं उसको छोड़ो, फंक्शन को भी छोड़ दो एक तरीके से, और ये एज अ होल वगैरह को भी छोड़ो। ये लोग फोकस करते हैं बिहेवियर के ऊपर, कि एक इंसान एक सिचुएशन में कैसे बिहेव करता है। मतलब वही है, कहीं ना कहीं थोड़ा फंक्शनलिज्म से रिलेटेड है, कि माइंड जो है वो कैसे फंक्शन कर रहा है, तो आप उस सेंस में कैसे बिहेव कर रहे हो, राइट। सो येट अनदर रिएक्शन, देखो अगेन एक रिएक्शन स्ट्रक्चरलिज्म के ही लिए आ रहे हैं। मतलब स्ट्रक्चरलिज्म आया कि माइंड के ऊपर फोकस करता है, कि माइंड के बिल्डिंग ब्लॉक पे फोकस करता है, उसके काउंटर में फंक्शनलिज्म भी आया, फिर गेस्टोल्टिज्म भी आया, फिर बिहेवियरिज्म भी आ गया, कि माइंड के स्ट्रक्चर को छोड़ो, तुम बिहेवियर के ऊपर फोकस करो। केम इन द फॉर्म ऑफ बिहेवियरिज्म। अराउंड 1910 जॉन वॉटसन थे, रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ माइंड एंड कॉन्शियसनेस एज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी। जॉन वॉटसन थे, इन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल नकार दिया कि मतलब साइकोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर माइंड और कॉन्शियसनेस नहीं है। जो हमने इन द वेरी फर्स्ट क्लास पढ़ा था ना, कि साइकोलॉजी क्या है, एक अध्ययन है सोल का और माइंड का। लेकिन जॉन वॉटसन ने कहा कि सोल और माइंड वगैरह का कोई अध्ययन नहीं है, ये तो बिहेवियर का स्टडी है, इसमें तो हम बिहेवियर को स्टडी करते हैं, और आज के टाइम में हम बिहेवियर, मेंटल प्रोसेसर और एक्सपीरियंस को ही तो स्टडी कर रहे हैं ना। तो जॉन वॉटसन ने इस चीज़ को नकार दिया कि माइंड एंड कॉन्शियसनेस नहीं है सब्जेक्ट मैटर आजकल साइकोलॉजी का, ये तो बिहेवियर है, कि एक इंसान कैसे बिहेव करता है। ही वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्क ऑफ साइकोलॉजिस्ट लाइक आइवन पावलोव और क्लासिकल कंडीशनिंग। देखो इस चीज़ को हम आज ही पढ़ते हैं, आज ही समझते हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है। वैसे तो ये लर्निंग का पार्ट है, कि बच्चे को लर्निंग जो है वो कैसे होती है, एक बच्चे को लर्निंग कैसे होती है, यानी कि वो कैसे चीज़ों को समझता है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है? आइवन पावलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग बनाई, कि अगर आप बच्चे को कोई चीज़ सिखा दो ना, या आप कोई चीज़ उसे सिखाते हो, तो उसकी कंडीशनिंग हो जाती है, वो चीज़ सीख जाता है। अब ये कैसे है, हम पढ़ते हैं इसको। तो जैसे यहाँ पर ना, ये क्लासिकल कंडीशनिंग का एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल है। तो क्या है कि बिफोर कंडीशनिंग, मतलब जब तक कि आपने किसी को भी, चाहे एनिमल हो, चाहे कोई इंसान हो, बच्चा हो, जब तक आपने उसे कुछ नहीं सिखाया था। बिफोर कंडीशनिंग का मतलब है जब तक आपने उसे कुछ नहीं सिखा रखा। तो देखो एक फूड है जो कि अनकंडीशन स्टिमुलस है। अभी ये टेक्निकल टर्म्स आप छोड़ दो, अभी आप इतना देखो कि एक फूड है। तो देखो खाने को, इस डॉगी ने इस खाने को देखा, तो उसके रिस्पॉन्स में इस डॉगी ने स्लाइवा निकाला, मतलब जिसको हम लार टपकना कहते हैं ना, तो वो हुआ। तो बिफोर कंडीशनिंग मतलब हमने तो डॉगी को नहीं सिखाया ना ये, कि मतलब जैसे तुम फूड देखो तुम लार टपकाओ, ऐसा तो हमने बिल्कुल नहीं सिखाया उसको, राइट। तो ये वो पहले से ही सीखा हुआ है, ठीक है, कि खाना देखा, उसका मन ललचा गया कि उसको भी खाना है। तो जैसे ही इस डॉग ने इस फूड को देखा, उसके मुंह से लार निकलने लगी, सलाइवेशन हो गया, सलाइवेशन का प्रोसेस हो गया, राइट। लेकिन जब हमने एक डॉग को ये सिखाया कि देखो तुम्हें खाना मिलने से पहले एक बेल बजाई जाएगी, तुम्हारे लिए खाना मिलने से पहले एक बेल बजाई जाएगी, सो दैट ये डॉग जो है वो तैयार हो जाए। अब उसको खाना उसके सामने ऐसे ही नहीं रखेंगे, पहले हम बेल बजाएंगे, और जैसे ही बेल बजेगी वो आएगा रूम में, या जहाँ पर भी आप उसे खाना दे रहे हैं उस जगह पे आएगा, फिर उसे खाना दिया जाएगा। ये है बिफोर कंडीशनिंग। मतलब अब आप कंडीशनिंग कर रहे हैं, यानी कंडीशनिंग से पहले यहाँ पे लिखा है बेल है। अब देखो यहाँ पर एक बेल है, आपने सिंपली एक बेल बजाई, कोई स्लाइवेशन नहीं निकला, क्योंकि इस डॉग को पता ही नहीं है कि इस बेल का मतलब क्या है। तो पहले तो आप सिखाओगे,
ठीक है। तो ड्यूरिंग कंडीशनिंग वाला पॉइंट बाद में आएगा। यहाँ लिखा है बिफोर कंडीशनिंग, कंडीशनिंग से पहले आपने डॉग के सामने फूड रखा तो डॉग को स्लाइवा आ गया, लेकिन ऐसा कुछ भी थोड़ा ना रख दोगे कि उसको स्लाइवा आ जाए उसके मुंह में। तो आपने क्या किया, बेल बजाया, लेकिन तब भी उसका स्लाइवा नहीं निकला। लेकिन अब आप उसे कंडीशनिंग करोगे, अब आप उसको सिखाओगे कि जैसे ही बेल बजेगा तुमको दिया जाएगा फूड और तब डॉग के मुंह से निकलेगा स्लाइवा। लेकिन एक बार हुआ क्या कि हमने सिर्फ और सिर्फ बेल बजा दी लेकिन खाना नहीं दिया डॉग को, तब भी उसके मुंह से स्लाइवा निकल गया। इसका मतलब वो ये चीज़ सीख चुका था कि जैसे ही बेल बजेगी उसको खाना मिलेगा, तो ये चीज़ सोच करके कि खाना तो मिलने वाला ही है, बेल बज गई खाना मिलने वाला ही है, उसके मुंह से लार टपकने लगा। ठीक है, सलाइवेशन होने लगा। अब आप ये देख लो, अब आप इस चीज़ को नज़र से अच्छे से देखो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि फूड है, अभी फूड मिल रहा था तो उसको स्लाइवा आ गया, लेकिन इस टाइम पे उसको स्लाइवा नहीं आया। लेकिन अब जैसे ही बेल बजी, यहाँ पे खाना नहीं है, जैसे ही बेल बजी तब भी स्लाइवा आ गया। तो ये क्या हो गई, कंडीशनिंग हो गई। ये आपने उस डॉग को ये चीज़ सिखा दी। तो वही लिखा हुआ है, ही वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्क ऑफ साइकोलॉजिस्ट आइवन पावलोव, जिन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करी है। ठीक है, कि मतलब आप कैसे सिखाते हैं। फॉर वॉटसन माइंड इज़ नॉट, अब देखो वॉटसन के बारे में फिर से यहाँ पे लिखा हुआ है कि वॉटसन माइंड इज़ नॉट ऑब्जर्वेबल। देखो माइंड को ना आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते, किसी के मन को आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये किसका कहना है कि माइंड कैसे बना है, और ये सब स्ट्रक्चरलिस्ट का कहना है, स्ट्रक्चरलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट का कहना है। तो माइंड को आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते। एंड इंट्रोस्पेक्शन सब्जेक्टिव होता है। अपने आप के बारे में अगर आप अपने आप से कुछ टाइम बात कर रहे हैं, अपने आप के साथ समय बिता रहे हैं, इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, तो वो सब्जेक्टिव है, राइट, बिकॉज इट कैन नॉट बी वेरीफाइड। ये हम पढ़ चुके हैं, दूसरा ऑब्जर्वर इसे वेरीफाइड नहीं कर सकता। अकॉर्डिंग टू हिम साइंटिफिक साइकोलॉजी मस्ट फोकस ऑन व्हाट इज ऑब्जर्वेबल। आजकल जो आपका, हमने पहले भी इस चीज़ को पढ़ लिया कि साइंस के अंदर अगर आप साइकोलॉजी को साइंस कह रहे हैं तो वो ऑब्जर्वेबल होगी, मेजरेबल होगी। इवन हमने पढ़ा है कि हमारे बिहेवियर शुड भी ऐसे होते हैं, ओवर्ट बिहेवियर, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। तो जो वॉटसन है उन्होंने कहा कि जो साइंटिफिक साइकोलॉजी है उसके अंदर बिहेवियर या कोई भी चीज़ ना ऑब्जर्वेबल होनी चाहिए, जिसको आप ऑब्जर्व कर सको एंड वेरीफाई कर सको। जबकि माइंड को आप ऑब्जर्व और वेरीफाई नहीं कर सकते, लेकिन उसके बिहेवियर को कर सकते हो। ही डिफाइंड साइकोलॉजी एज अ स्टडी ऑफ बिहेवियर और रिस्पॉन्सेस, कि कैसा बिहेवियर है, मतलब स्टिमुलाई क्या है, जैसे ये स्टिमुलाई है, ये स्टिमुलस है, और उसका कैसा रिस्पॉन्स है। तो ये स्टिमुलस और रिस्पॉन्स ही तो है कि क्या स्टिमुलस दिया आपने इसको और कैसा रिस्पॉन्स आया। तो वही है, बिहेव कैसा कर रहा है एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, विच कैन बी मेजर्ड। ये मेजर्ड हो सकता है और आप इसको स्टडी कर सकते हो, जैसे हमने इस वाली पिक्चर में देखा। यानी कि आप इसको क्या स्टडी कर सकते हो, आप ऐसे स्टडी कर सकते हो इस चीज़ को कि आपने पहले फूड दिया तो स्लाइवा आया, चलो ये बात समझ में आती है। आपने बेल बजाई, स्लाइवा नहीं आया, लेकिन जब आपने बेल बजाई फिर खाना देना शुरू किया, कुछ दिन तक ऐसा किया तो स्लाइवा आ गया। लेकिन इस बार आपने सिर्फ बेल बजाई, फूड नहीं दिया, तब भी स्लाइवा आया, यानी कि कंडीशनिंग हो गई। मतलब आप इसको ऑब्जर्व कर चुके हो इस चीज़ को, कि आपने इस डॉग के बिहेवियर को ऑब्जर्व कर लिया कि भाई ये सीख चुका है अब कि जैसे ही बेल बजेगी इसे खाना मिलेगा, इसे ये चीज़ पता है। तो ये ऑब्जर्वेबल है। तो हमेशा आप माइंड को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, बट आप बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सकते हो। तो इसलिए वॉटसन बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं कि स्ट्रक्चरलिस्ट की तरह स्ट्रक्चर पे फोकस मत करो, जबकि बिहेवियर के ऊपर फोकस करो, जो कि ऑब्जर्वेबल है, वेरीफाइबल है, राइट। Behaviorism of Watson was further developed by many influential psychologists who are known as behaviorist। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने स्कूल ऑफ थॉट में आगे और भी काम किया, जिसमें मोस्ट प्रोमिनेंट अमंग देम was स्किनर, who applied behaviorism to a wide range of situation and popularized the approach। और स्किनर ने इसको और आगे बढ़ाया, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। Although behaviorists dominated the field of psychology for several decades after Watson, मतलब वॉटसन के बाद भी दशकों तक आगे और 10-15 बहुत सालों तक बिहेवियरिस्ट ने डोमिनेट करा पूरी फील्ड को कि बिहेवियर को स्टडी करो, बिहेवियर को स्टडी करो। लेकिन फिर भी देर आर अ नंबर ऑफ अदर अप्रोचेस एंड व्यूज अबाउट साइकोलॉजी एंड इट्स सब्जेक्ट मैटर वर डेवलपिंग अराउंड द सेम टाइम। हालांकि बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट चल रहा था कि बिहेवियर पे फोकस करो, क्योंकि बिहेवियर जो है वो ऑब्जर्वेबल है और उसको वेरीफाई किया जा सकता है। वेराज स्ट्रक्चर को आप समझ नहीं सकते, माइंड को आप पढ़ नहीं सकते, माइंड को इंट्रोस्पेक्शन की रिपोर्ट को आप समझ नहीं सकते। तो उस टाइम पर बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट चल रहा था, लेकिन साथ साथ और भी बहुत सी अप्रोचेस आ रही थी सामने। ठीक है, तो उसमें है साइको एनालिसिस, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट अप्रोच है।
मतलब हालांकि इसका क्रिटिसिज्म भी हुआ है लेकिन फिर भी इम्पॉर्टेंट है। इसको हम कहते हैं साइको एनालिसिस, साइकोसेक्सुअल या साइको डायनामिक अप्रोच। एक आदमी है, यहाँ पे लिखा भी हुई है ये चीज़ बुक के अंदर ही, कि वन पर्सन हु शूक द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड को उसने हिला दिया अपने रेडिकल व्यू देके, जिसे हम कहते हैं साइको एनालिसिस, साइकोसेक्सुअल या साइको डायनामिक। इसने ना चीज़ों को, मतलब इसने ना सेक्सुअल एस्पेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस किया, इसने एनालिसिस पे ज़्यादा फोकस किया, और ये इंसान था सिगमंड फ्रॉइड। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। फ्रॉइड व्यूड ह्यूमन बिहेवियर एज अ डायनेमिक मैनिफेस्टेशन ऑफ अनकॉन्शियस डिज़ायर। देखो वैसे बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट तो चल ही रहा है, बिहेवियर के ऊपर फोकस करना है ऑल, कि बिहेवियर जो है वो ओवर्ट हो सकता है, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, बिहेवियर को वेरीफाई कर सकते हैं। तो वैसे एक इंसान आया जो है सिगमंड फ्रॉइड, जिसने बोला कि हमारा ह्यूमन बिहेवियर जो है वो कहाँ से डिराइव होता है, यानी कि हमारा जो बिहेवियर है किसी भी चीज़ के लिए वो हमारे अनकॉन्शियसनेस से डिराइव होता है। यानी कि हम जिस तरह का बिहेवियर करते हैं वो हमारे अनकॉन्शियस से आ रहा है। अब अनकॉन्शियस क्या है? अनकॉन्शियस डिज़ायर भी हो सकती हैं। डिज़ायर का मतलब है वो चीज़ें जो हम किसी के सामने रख नहीं सकते, अनकॉन्शियस है वो, ठीक है। एंड कॉन्फ्लिक्ट, ही फाउंडेड साइको एनालिसिस, तो उसका एक अप्रोच है जिसे हम साइको एनालिसिस कहते हैं, एज अ सिस्टम टू अंडरस्टैंड एंड क्योर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो ये एक ऐसा साइको एनालिसिस, एक ऐसा अप्रोच है या एक ऐसा तरीका है जिससे हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को ठीक कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर मतलब अगर आपके साइकोलॉजी आपके, यानी कि आपके माइंड के साथ, यानी कि आपके ब्रेन में या कुछ भी अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम है, किसी तरह का आपको डिसऑर्डर है, जैसे बहुत सारे डिसऑर्डर होते हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, उसके बाद जो लाइक ये एंजाइटी डिसऑर्डर है, फिर किसी चीज़ का फियर हो गया, ओसीडी हो गया आपको, तो ये सारी चीज़ें, तो इनको ठीक करने के लिए हमारे पास साइको एनालिसिस अप्रोच है। While Freudian psychoanalysis viewed human beings as motivated by unconscious desire for gratification of pleasure seeking, often sexual desire. तो बेसिकली ना इसीलिए सिगमंड फ्रॉइड की बहुत ज़्यादा इनको क्रिटिक किया जाता है, इनकी बुराई तो नहीं, मतलब क्रिटिक किया जाता है इनकी थ्योरी को, कि इन्होंने सेक्सुअल एस्पेक्ट पे कुछ ज़्यादा ही फोकस कर दिया। ये कहते हैं कि हमारे जो अनकॉन्शियस, देखो अनकॉन्शियस होता है, ठीक है। इन्होंने एक और कॉन्सेप्ट दिया था इसी के अंदर, मतलब इड, ईगो एंड सुपर ईगो वाला दिया हुआ, जो हम बाद में पढ़ेंगे, इन चीज़ों को हम बाद में स्टडी करेंगे। सो इन्होंने हमें क्या बताया था, मतलब ये जो सिगमंड फ्रॉइड है, इन्होंने बताया कि हमारा जो बिहेवियर होता है वो अनकॉन्शियस से डिज़ायर होता है, ठीक है। इन्होंने सेक्सुअल एस्पेक्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करा। इन्होंने कहा कि हम वो चीज़ें करते हैं जो हमें प्लेजर दें, हम प्लेजर सीख करने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने इन सब चीज़ों की बात करी, जो कि बाद में इनका बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, क्योंकि बच्चों पर भी ये चीज़ उन्होंने अप्लाई कर दी, जो कि गलत था, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए यहाँ पर इनको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इनको दिया जाता है, इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो बेसिकली इनकी जो थ्योरी है, जो इनका स्कूल ऑफ थॉट है, जिसको हम साइकोसेक्सुअल या साइको डायनामिक या साइको एनालिसिस कहते हैं, उन्होंने साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को क्योर करने के लिए एक तो लेकर आए, और दूसरा उन्होंने बोला कि हमारे जो बिहेवियर होते हैं, हम जो करना चाहते हैं चीज़ें, जो हमारे डिज़ायर्स होते हैं, वो अनकॉन्शियस से आते हैं। और अनकॉन्शियस वो लेवल होता है जो कि हमें भी नहीं पता कि हमारे अंदर ये चीज़ें, मतलब वो हमारी दबी हुई चीज़ें हैं जो हम किसी के सामने बाहर नहीं निकालते, सिंपली वो ये कहने की कोशिश करते हैं। इवन इनकी एक बुक भी है, और मैंने पहले फर्स्ट जो एकदम सिलेबस वाला क्लास था उसके अंदर भी हमने डिस्कस किया था इस चीज़ को, कि इन्होंने ना इनकी एक बुक है इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम, यानी कि आप सपनों को कैसे पढ़ोगे, सपनों को कैसे समझोगे। तो आपको जो सपने आते हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं आपके अनकॉन्शियस से आते हैं, जो भी आपको सपने आते हैं वो आपके अनकॉन्शियस लेवल से सपने आते हैं, ठीक है। तो इनका वो भी बुक है ड्रीम एनालिसिस करके, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम, इन्होंने काम किया है काफ़ी इसके ऊपर। उसके बाद एक और अप्रोच आता है जिसको हम कहते हैं ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। अभी तक हम कितनी अप्रोचेस पढ़ चुके हैं? अभी तक हमने स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच को पढ़ लिया, फंक्शनलिस्ट अप्रोच को पढ़ लिया, फिर हमने गेस्टॉल्ट अप्रोच को पढ़ा, फिर हम लोगों ने अभी इसको, ये जो आपका साइको एनालिसिस साइकोसेक्सुअल, ये जो सिगमंड फ्रॉइड वाला है वो हमने पढ़ लिया, फिर बिहेवियरिज्म भी हमने पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच क्या है? ह्यूमनिस्टिक अप्रोच मोर ज़्यादा फोकस करती है ह्यूमन के ऊपर, कि ह्यूमंस जो है ना अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंच सकें। द ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव इन साइकोलॉजी टुक अ मोर पॉजिटिव व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर। अब अगर पूछा जाए कभी कि साइको एनालिसिस के जनक कौन है, यानी कि इसके जनक कौन है, तो सिगमंड फ्रॉइड नाम होगा, ठीक है। सिमिलरली स्ट्रक्चरलिस्ट के क्या कौन है जनक, या किसने बनाया, तो कौन होगा? विलियम वुंट हो जाएगा।
और वैसे ही फंक्शनलिज्म का, बिहेवियरिज्म का, इन सब का, वाटसन वगैरह इन सब का पूछ सकते हैं। विलियम जेम्स आपके फंक्शनलिस्ट के इस तरह से पूछ सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर दो लोग हैं ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव में, जिसमें आता है एक तो कार्ल रॉजर्स, ह्यूमनिस्ट सच एस कार्ल रॉजर्स एंड अब्राहम मैस्लो। लेकिन कार्ल रॉजर्स को फादर ऑफ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच कहा जाता है, जबकि अब्राहम मैस्लो को इसका स्पिरिचुअल फादर कहा जाता है ऑफ ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। ये याद रखना है, इसको मैं बाद में लिख कर भी दूंगी, बट ये चीज़ याद रखनी है कि कार्ल रॉजर्स इसके फादर हैं ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव के, जबकि स्पिरिचुअल फादर कौन है? अब्राहम मैस्लो। सो कार्ल रॉजर्स एंड अब्राहम मैस्लो ये दो ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव को समझने वाले लोग हैं। इन्होंने फ्री विल के ऊपर फोकस किया। फ्री विल का मतलब है आपकी स्वतंत्र इच्छा है, आपकी इच्छा है कि आप कुछ करें, of human beings and their natural striving to grow and unfold their inner potential। अपने inner potential को unfold करने की कोशिश करो, यानी कि आप कहाँ तक जा सकते हो, आप क्या कर सकते हो, उसको समझना कि आपके अंदर कितनी काबिलियत है, कितनी potential है। तो ये चीज़ है। दे आर्ग्यू दैट बिहेवियरिज्म विद इट्स एम्फोसाइज ऑन बिहेवियर एज डिटरमाइंड बाय एनवायरमेंटल कंडीशन अंडरमाइंस ह्यूमन फ्रीडम। अब ये बिहेवियरिज्म को कहता है, थोड़ा सा उस पर कटाक्ष करता है या उसको क्रिटिक करते हुए कहता है कि बिहेवियरिस्ट जो स्कूल ऑफ थॉट है वो बिहेवियर के ऊपर फोकस करते हैं, वो तो ह्यूमन की फ्रीडम को अंडरमाइन कर देते हैं। अंडरमाइन ह्यूमन फ्रीडम एंड डिग्निटी, हमारी जो गरिमा है उसको अंडरमाइन करते हैं। टेक्स अ मैकेनिस्टिक व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर, ह्यूमन नेचर का ये वाला व्यू ले लेते हैं कि हम जो भी हैं, हमारा बिहेवियर सब कुछ है। लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए कि इंसान जो है वो फ्री विल में कैसे काम करे, अपनी स्वतंत्र इच्छा से कैसे काम करे। तो ये ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव था। सो ये चीज़ तो हमें समझ आ गई होगी अब कि ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव क्या है, जो ह्यूमंस के फ्री विल के ऊपर फोकस करता है कि इंसानों की कुछ स्वतंत्र इच्छाएं होती हैं, वो फ्रीडम गेन कर सके, उसका एक डिग्निटी होता है, तो अच्छे से अपने फुल पोटेंशियल या अपने इनर पोटेंशियल को अनफोल्ड कर सके। ये इंपॉर्टेंट है और ये ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव था। तो अब आता है, अब कुछ और भी डिफरेंट अप्रोचेस थी। दीज डिफरेंट अप्रोचेस फिल्ड द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी एंड प्रोवाइडेड मल्टीपल पर्सपेक्टिव टू इट्स डेवलपमेंट। यानी कि साइकोलॉजी के अंदर सिर्फ यही कुछ पर्सपेक्टिव्स नहीं थे जो हमने अभी देखे, जैसे स्ट्रक्चरलिस्ट था, फिर फंक्शनलिज्म था, फिर बिहेवियरिज्म था, उसके बाद गेस्टॉल्टिज्म था जो हमने देखा, फिर साइको एनालिसिस, उसके बाद ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। सिर्फ यही पर्सपेक्टिव नहीं है, और भी बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हैं। ईच ऑफ दीज पर्सपेक्टिव हैज़ इट्स ओन फोकस एंड ड्रॉ आवर अटेंशन टू द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस। मतलब ऐसे और भी बहुत सारे पर्सपेक्टिव हैं जो हम पढ़ेंगे, और इनके ना अलग से स्ट्रेंथ और वीकनेसेस है। मतलब देखो, हर आइडियोलॉजी के, हर स्कूल ऑफ थॉट के कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ हैं, कुछ ना कुछ वीकनेसेस हैं, हर अप्रोच के साथ ये चीज़ है। तो अब हमारा न्यू अप्रोच है जो है कॉग्निटिविज्म, जिसमें ना माइंड को कहा जाता है, दिमाग को कहा जाता है कि ये तो कंप्यूटर के जैसा है। ठीक है, सम ऑफ दीज अप्रोचेस हैव लेड टू द फर्दर डेवलपमेंट इन द डिसिप्लिन। अब हुआ क्या कि गेस्टॉल्ट अप्रोच थी जो हमेशा होलिस्टिक चीज़ों को होलिस्टिक मैनर में देखता है, एज अ होल देखता है कि पार्ट्स को मत देखो, होल को देखो, राइट। एंड स्ट्रक्चरलिज्म पार्ट्स को देखता है। इनको ना कंबाइन कर दिया। इवन गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी के अंदर या इस अप्रोच के अंदर हम परसीव करते हैं, चीज़ों को कैसे समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पे परसीव किया, किसी ने यहाँ पे कुछ परसीव किया होगा, किसी ने यहाँ पे कुछ परसीव किया होगा, राइट। किसी ने देखा होगा कि ये तो बस एक ग्लास है जिसके अंदर पानी भरा जा सकता है या कुछ ऐसा बेवरेज भरा जा सकता है, लेकिन कुछ ने देखा कि ये तो दो व्यक्ति आमने सामने हैं। तो परसीव के ऊपर फोकस करा है। तो यहाँ पर इन दो चीज़ों को मिला दिया गया। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि एक और अप्रोच बनी, एक और अप्रोच डेवलप हुई। सम ऑफ दीज अप्रोच हैव लेड टू द फर्दर डेवलपमेंट। एक और फर्दर डेवलपमेंट हुआ अप्रोच का, जिसके अंदर कुछ एस्पेक्ट्स थे गेस्टॉल्ट अप्रोच के एंड स्ट्रक्चरलिज्म के, इनको कंबाइन कर दिया गया एंड लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव। और किसकी शुरुआत हो गई? कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव की शुरुआत हुई, विच फोकसेस ऑन हाउ वी नो अबाउट द वर्ल्ड, कि हम वर्ल्ड के बारे में कैसे जानते हैं, कैसे हमारा जो दिमाग है सारी चीज़ों को रख पाता है, सारी चीज़ों को समझ पाता है। तो कॉग्निशन क्या है? कॉग्निशन इज़ द प्रोसेस ऑफ नोइंग। नोइंग मतलब जानना, तो कोई चीज़ को जानना। इसके अंदर हम थिंक करते हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, चीज़ों को परसीव करते हैं, चीज़ों को याद करते हैं, मेमोराइज करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, एंड अ होस्ट ऑफ अदर मेंटल प्रोसेसेस बाय विच आर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड डेवलप्स।
और भी बहुत सारी मेंटल प्रोसेसेस करते हैं जिससे कि हमें वर्ल्ड की समझ पैदा होती है। अब देखो, वर्ल्ड की समझ का मतलब ये नहीं कि अमेरिका किधर है, ऑस्ट्रेलिया किधर है, ये नहीं। संसार की समझ या वर्ल्ड की समझ है कि आप चीज़ों को कैसे याद रखते हो, आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ गया तो आप उसे कैसे सॉल्व करोगे, चीज़ों को कैसे मेमोराइज करते हो। जैसे टू इज़ मतलब टू जो है, टू वंस आर क्या होते हैं, टू टूज आर कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो ये हमें मेमोराइज हो गया, राइट। और जब भी हमसे कोई पूछता है कि टू टू थ्रीज़ा कितना होता है या कुछ ऐसा पूछता पूछता है तो हम जल्दी से जवाब दे देते हैं ना। तो क्यों दे पाते हैं? क्योंकि हमें ये चीज़ याद हो गई है। तो कॉग्निशन का मतलब है कि जिसके अंदर आप सोच पाओ, समझ पाओ, अंडरस्टैंड कर पाओ, राइट। अब यहाँ लिखा है मेकिंग अस एबल टू डील विद द एनवायरनमेंट इन स्पेसिफिक वे। और हम सोचते हैं, समझते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हम अपने वर्ल्ड के साथ, अपने आसपास की चीज़ों के साथ डील कर पाते हैं। सम कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट व्यू द माइंड, ह्यूमन माइंड, एज एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। कि कुछ साइकोलॉजिस्ट तो ये तक कह देते हैं कि हमारा जो माइंड है, हमारा जो दिमाग क्या है, वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर लेता है फटाफट। लाइक द कंप्यूटर, जैसे कंप्यूटर कर लेता है। अब क्यों कंप्यूटर के अंदर आप किसी फाइल को सेव करते हो तो सेव ही तो रहती है। तो वैसे ही हमारे दिमाग में हम किसी चीज़ को याद करते जाते हैं। जैसे ABCD हमें भूली नहीं है अभी तक, ठीक है। ABCD हम भूल नहीं पाए हैं। कुछ ऐसी राइम्स होंगी जिन्हें हम भूल नहीं पाए, कुछ ऐसी पोएम्स होंगी जो हम भूल नहीं पाए, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ होगी। जैसे होता है ना कि आपके दोस्त ने आपको कोई चीज़ बताई तो आपको याद रह जाती लंबे समय तक। आपने कोई मूवी देखी, आपने कोई गाना सुना, आपने कुछ एफर्ट भी नहीं किया फिर भी याद हो गया। तो कहने का मतलब माइंड जो है आपका कंप्यूटर जैसा है, फटाफट इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। माइंड की बात कौन करता है? स्ट्रक्चरलिज्म करता है। एंड परसीव की बात, चीज़ों को परसीव करने के बाद गेस्टॉल्ट अप्रोच करती है, इसलिए इनको मिक्स करके कॉग्निटिविज्म बना दिया। माइंड अकॉर्डिंग टू दिस व्यू इज़ लाइक अ कंप्यूटर। तो माइंड क्या है? एक कंप्यूटर की तरह है। ये रिसीव करता है इन्फॉर्मेशन को, प्रोसेस करता है, ट्रांसफॉर्म करता है, चेंज भी कर देता है, स्टोर भी करके रखता है, राइट। और जब ज़रूरत पड़े तो चीज़ों को रिट्राइव भी कर लेता है, इन्फॉर्मेशन को निकाल भी लेता है। तो ये सेम काम कंप्यूटर भी करता है। आपकी फ़ाइल को आपके सामने लेकर आता है, आपने जो फ़ोटोज़ वगैरह उसमें सेव किए होंगे, आपने जो गाने सेव करे होंगे, वो सब कुछ रहते हैं उसके अंदर। तो बेसिकली कॉग्निटिविज्म अप्रोच के हिसाब से माइंड आपका कंप्यूटर के जैसा है जिसमें बहुत सारी चीज़ें स्टोर्ड रहती हैं। अब एक नया अप्रोच है जिसको हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टिविज्म। एंड कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच कहता है कि इंसान अपने लिए खुद ब खुद चीज़ों को, खुद ब खुद इंफॉर्मेशन को कंस्ट्रक्ट करता है। और बच्चों के ऊपर भी ये सेम चीज़ अप्लाई होती है। मैंने यहाँ पे डोरा द एक्सप्लोरर जो है, डोरा द एक्सप्लोरर का फ़ोटो यहाँ पे क्यों लगा हुआ है? क्योंकि ये बच्चा चीज़ों को एक्सप्लोर ही तो करता था, राइट। ये भी तो एक्सप्लोरेशन ही है। बच्चे हैं, अपनी चीज़ों को एक्सप्लोर ही तो करके सीखते हैं ना। तो वही चीज़ है, तो पढ़ते हैं इस वाली अप्रोच को। अब कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है? मॉडर्न कॉग्निटिव साइकोलॉजी, जो आज की साइकोलॉजी है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी। जो कॉग्निशन क्या पढ़ा था हमने कि माइंड जो है वो क्या है? कंप्यूटर की तरह है। मॉडर्न कॉग्निटिव साइकोलॉजी व्यूज ह्यूमन बींग्स एज एक्टिवली कंस्ट्रक्टिंग देयर माइंड। यानी कि हम अपने माइंड में ना, हम अपने दिमाग में चीज़ों को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं थ्रू एक्सप्लोरेशन इनटू फिजिकल एंड सोशल वर्ल्ड। यानी कि हम चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, ये एक्सप्लोरेशन ही हो रहा है। और एक्सप्लोर करके हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। दिस व्यू इज समटाइम्स कॉल्ड कंस्ट्रक्टिविज्म, और इस चीज़ को कंस्ट्रक्टिविज्म कहा जाता है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी से ही निकला हुआ है। पियाजे इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अदर रशियन साइकोलॉजिस्ट जैसे वाइगॉट्स्की वेंट इवन फर्दर टू सजेस्ट दैट द ह्यूमन माइंड डेवलप्स थ्रू सोशल एंड कल्चरल प्रोसेसेस। कि ह्यूमन माइंड कैसे डेवलप होता है? सोशल एंड कल्चरल प्रोसेसेस से। यानी कि हम अपने आसपास के लोगों से मिलते जुलते हैं, अपने सोशल इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं, अपने कल्चरल इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं। In which mind is viewed as culturally constructed through joint interaction between adults and children। यानी कि बच्चा बड़ों से चीज़ें सीखता है, राइट। तो बच्चा बड़ों से बात करता है, अपने अडल्ट से बात करता है, उनसे सीखता है चीज़ें। कुछ चीज़ें देख देख कर, एक्सप्लोर कर करके वो चीज़ें सीखता है। तो वही चीज़ है कि हम जो इंसान हैं, जो बच्चा है, वो अपने माइंड में चीज़ों को खुद ही बना लेता है। कभी कभी वो खुद ही नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर लेता है। तो इसमें प्याजे बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा वाइगॉट्स्की, इनके थ्योरीज को बाद में हम पढ़ेंगे भी। इन अदर वर्ड्स, वाइल फॉर प्याजे
चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर ओन माइंड, अपने खुद के माइंड को कंस्ट्रक्ट करते हैं। एंड वाइगॉट्स्की टुक अ व्यू दैट माइंड इज अ जॉइंट कल्चरल कंस्ट्रक्शन एमर्जेस एज अ रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन चिल्ड्रन एंड एडल्ट। तो कल्चरली कंस्ट्रक्शन का मतलब है कि वही बच्चे जो हैं वो बड़ों से चीज़ें सीख लेते हैं और अपने आसपास के इन्वायरमेंट से सीखते हैं। सो बेसिकली कंस्ट्रक्टिविज्म क्या कहता है? कंस्ट्रक्टिविज्म सिंपली ये कहता है कि हम चीज़ों को एक्सप्लोर करके सीखते हैं। बच्चा भी इसमें आ जाएगा और कोई एडल्ट भी इसमें आ जाएगा। तो हमने आज बहुत सारी थ्योरीज पढ़ ली हैं, मतलब स्कूल ऑफ थॉट जिसे हम कहते हैं, हमने काफ़ी सारे स्कूल ऑफ थॉट पढ़े। तो सबसे पहले हमने इसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। हमने स्ट्रक्चरलिज्म में क्या पढ़ा कि स्ट्रक्चरलिज्म बेसिकली फोकस ऑन स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, माइंड के स्ट्रक्चर पे फोकस करता है, जिसके जनक या फाउंडर जो भी कह लो आप वो विलियम वुंट हैं, और ये स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करते हैं। और इंट्रोस्पेक्शन मेथड इन्होंने बताया कि इंट्रोस्पेक्शन एक मेथड है जिसमें आप खुद का अवलोकन करो, खुद के बारे में समझो, जानो, बिना किसी मखौटे के, बिना किसी मास्क के। उसके बाद फंक्शनलिस्ट अप्रोच के अंदर विलियम जेम्स इसके जनक कह सकते हो आप, और इन्होंने कहा कि माइंड के फंक्शन के ऊपर फोकस करो कि माइंड जो है वो फंक्शन कैसे करता है। ठीक है, हम चीज़ों को फंक्शन कैसे करते हैं, मतलब माइंड कैसे फंक्शन करता है हम, क्योंकि माइंड फंक्शन करेगा फिर तो हम कोई फंक्शन करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं ये बिहेवियरिज्म से भी रिलेटेड है। फिर हमने गेस्टॉल्ट में क्या देखा कि एक नया पर्सपेक्टिव है गेस्टॉल्टिज्म, जिसमें हम किसके ऊपर फोकस करते हैं, एज अ होल के ऊपर फोकस करते हैं, होलिस्टिक अप्रोच के ऊपर फोकस करते हैं, और परसेप्शुअल कि आप चीज़ों कैसे परसीव करते हो। प्लस ये चीज़ तो हमेशा याद रखनी है, द होल इज़ ग्रेटर, कि होल जो है वो ज़्यादा बड़ा है उसके पार्ट से, यानी कि पार्ट्स को छोड़ो, पार्ट्स की चिंता छोड़ो, एज अ होल देखो चीज़ों को। उसके बाद बिहेवियरिज्म के अंदर हमने क्या पढ़ा कि जो हमारे बिहेवियर को स्टडी करे वही, जिसमें हमने आइवन पावलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग देखा कि कंडीशनिंग यानी कि सिखाने से पहले क्या माहौल था और सिखाने के बाद क्या क्या चीज़ों में बदलाव आया। उसके बाद हमने साइको एनालिसिस, साइको सेक्शुअल, साइको डायनामिक जो कि सिगमंड फ्रॉइड का अप्रोच है, हमने वो देखा। इनके स्टेजेस भी देखेंगे बच्चों के लिए सिगमंड फ्रॉइड की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछी भी जाती है। स्टेजेस हैं उसके अंदर, जैसे कि ओरल स्टेज है, एनल स्टेज है, फैलिक स्टेज है, लेटेंसी की स्टेज है, जेनिटल स्टेज है, ये सारी स्टेजेस हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और उसके बाद ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव में हमने क्या देखा, अच्छा हाँ, साइको एनालिसिस, साइको सेक्शुअल में हमने क्या पढ़ा कि हमारा जो बिहेवियर है वो कहाँ से ड्रिवन होता है, अनकॉन्शियस से। हमारे डिज़ायर्स जो भी हैं, सेक्सुअल डिज़ायर्स है, जो भी डिज़ायर्स है वो अनकॉन्शियस से रिलेटेड है और हमें हमेशा प्लेजर चाहिए। ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, कार्ल रॉजर्स इसके फादर हैं, लेकिन स्पिरिचुअल फादर अब्राहम मैस्लो है। उसके बाद कॉग्निटिविज्म, जिसके अंदर हम चीज़ों को हमारा जो माइंड है वो किसकी तरह है, कंप्यूटर की तरह है, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है, हम उसमें से चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन को रिट्राइव कर लेते हैं, और ये सारी चीज़ें। कंस्ट्रक्टिविज्म में हम खुद बनाते हैं, खुद कंस्ट्रक्शन करते हैं नॉलेज का, बच्चा भी खुद ही करता है, इसमें पियाजे, वाइगॉट्स्की वगैरह ये सब आ जाएंगे। तो यही था इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर जो है आपका साइकोलॉजी के जो भी स्कूल ऑफ थॉट हैं। सो लर्नर्स, अगर आपको लेसन अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको एक लाइक दीजिए, साथ में आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, सो दैट आपको ऐसी ही वीडियोस जो है वो लगातार मिलती रहे। कीप लर्निंग एंड कीप डिसर्निंग एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू सो मच, और अच्छे से नोट्स बनाइए और अच्छे से पढ़िए।